नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपीएसएससी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़ा डिजिटल बोर्ड पर हम लोग सोल्यूशन कराने वाले हैं, तो इस चक्कर में क्या है, क्लासेस थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। ऊपर से थोड़ा एक दो तूफान के चक्कर में लाइट वगैरह नहीं थी, तो अब से आपकी प्रॉपर क्लास आएगी। आज पहली क्लास है आपकी डिजिटल बोर्ड पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का सोल्यूशन। सबसे पहले हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में आपका पहला प्रश्न हमें देखने को मिलता है, निराला के किस काव्य संग्रह को व्यंग्य काव्य कहा गया है। ठीक है, तो निराला जी के बारे में कल आपको मैंने बताया था। निराला जी का जन्म कब होता है आप सभी को पता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे निराला जी के जो काव्य व्यंग्य काव्य किसे कहा गया है। तो अगर ऑप्शन बी की हम बात करें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कुकुरमुत्ता। ये कहा है निराला जी के, पहले तो ये क्या हो जाएगा, काव्य संग्रह हो जाएगा। इसे क्या कहा गया है, व्यंग्य काव्य कहा गया है। यहीं पर अगर मैं बात करूं निराला जी की, तो अनामिका द्वितीय भी हमें निराला जी की देखने को मिलती है, अनामिका। ठीक है, अनामिका भी निराला जी की हो जाएगी। इसके बाद क्या है, अनामिका को कहां से लिया गया है, बादल राग से, बादल राग से। अब आप लोग को क्या है, पीडीएफ थोड़ा सा इस टाइप से नहीं मिल पाएगी, पीडीएफ आपको मिलेगी विद आंसर, आपको यहां पर नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में ऐसा पीडीएफ को सेव करना मुश्किल हो पाता है। ठीक है, तो आप लोग को आंसर के साथ तो मिल जाएगी, लेकिन आपको ये सोल्यूशन खुद से लिखना होगा। अगर यहीं पर मैं बात करूं अनामिका की, तो अनामिका द्वितीय भी निराला जी ने लिखी है, अनामिका द्वितीय भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, ये दोनों रचनाएं किसकी हो जाएंगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हो जाएंगी। और इसको कहां से लिया गया है, सरोज स्मृति शक्ति पूजा से। ठीक है, सरोज स्मृति शक्ति पूजा से इसको लिया गया है, इसको भी नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम पे था, पल्लव के रचयिता हैं, तो पल्लव के रचयिता आपको बताना है कौन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम पल्लव की बात करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां पर सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे पल्लव के रचयिता। यहीं पर अगर मैं सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करूं तो इनका जन्म कब होता है, 20 मई 1900 को। 20 मई 1900 को क्या होता है, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म होता है। इन्हीं को क्या है, कौसानी में इनका जन्म होता है। और सुमित्रा नंदन पंत जी आपको पता है उत्तराखंड की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और आपके जो काव्य रचना है उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, इनका संबंध कौसानी जिले से हो जाएगा। और इनकी मृत्यु भी आपसे पूछी जाती है, तो इनकी मृत्यु होती है 1977 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सुमित्रा नंदन पंत जी की, तो इनके काव्य कौन कौन से हैं, और इनके काव्य हो जाएंगे आप, एक काव्य आता है इनका वीणा, वीणा आपने सुना होगा, इनका काव्य है। यहीं पर अगर मैं बात करूं इनके अन्य काव्य की, तो ग्राम्य इनका हो जाएगा, ग्राम्य इनका हो जाएगा, युगवाणी इनका हो जाएगा, युगवाणी इनका हो जाएगा। और कौन कौन से हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के, यहीं पर चिदम्बरा सबसे इंपॉर्टेंट है इनका, चिदम्बरा। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करके लिखना है, चिदम्बरा, चिदम्बरा इनका हो जाएगा। इनके लिए इन्हें क्या मिला था, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ये आपको नोट करना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। और कब मिला था ज्ञानपीठ सुमित्रा नंदन पंत जी को, अगर मैं बात करूं 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, कला और बूढ़ा चांद भी इनकी हो जाएगी, कला और बूढ़ा चांद, ये भी आपको नोट करना है। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, ये भी सुमित्रा नंदन पंत जी की है। और कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी इनको मिला था। और साहित्य अकादमी ने कब मिलता है कला और बूढ़ा चांद के लिए, 1960 में। और सुमित्रा नंदन जी की आपसे पत्रिकाएं पूछी जाती हैं, तो रुब्बा इनकी पत्रिका हो जाएगी। पत्रिका कौन सी हो जाएगी, पत्रिका इनकी पत्रिका कौन सी हो जाएगी, रुब्बा। और ये कब प्रकाशित हुई थी, ये भी आपसे पूछा जाता है, एक बार प्रश्न बना था, रुब्बा कब प्रकाशित हुई थी, तो 1938 में प्रकाशित हुई थी। तो ये सब सुमित्रा नंदन जी के बारे में आपको फैक्ट नोट करने हैं। इनकी काव्य कौन कौन सी हो जाएंगी, वीणा, ग्राम्य, युगवाणी। चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ मिला है 1968 में। यहीं पर कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 में। और पत्रिका इनकी आएगी तो रुब्बा इनकी पत्रिका हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। तो नहीं होता है जब भी आता है, तो मैंने आपको बताया हमेशा गोला करेंगे। इससे क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आपको देखने में गलती नहीं होती, क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में आपने देखा होगा, सुमिलित है नहीं है, इस चीज को पढ़ते नहीं है, ऑप्शन टिक कर जाते हैं। तो जब भी नहीं आए तो आपको ये तो इसको अंडरलाइन करना है या इसको सर्कल कर देना है, ये बेस्ट आइडिया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि क्रिया का परिवर्तन कैसे होता है, लिंग के अनुसार होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको नोट करना है ये चीजें, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आज्ञार्थक रूप में। तो यहां पर इसका कोई सेंस नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ढूंढाड़ी कहा जाता है। देखिए
अब ढूंढानी कहा जाता है, आपको सभी को पता है ढूंढानी किसके अंतर्गत आती है। अगर मैं बात करूं ढूंढानी एक भाषा हो जाएगी, ये किसके अंतर्गत आएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा मैप के थ्रू समझाता हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एक मैप है, मान लीजिए उत्तर, दक्षिण और ये पूरब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पश्चिम। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, ये राजस्थानी हिंदी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो राजस्थान के पूर्व में कौन सी बोली जाती है, मेवाती बोली। मेवाती आपको ऐसे ही नोट करना है ताकि आपको याद करने में आसान हो। मेवाती बोली जाती है पूर्वी राजस्थानी में। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, सॉरी, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती बोली जाती है। यहाँ पर अगर मैं पश्चिमी की बात करूँ तो मारवाड़ी यहाँ बोली जाती है, मारवाड़ी यहाँ पर बोली जाती है। अगर मैं दक्षिणी की बात करूँ तो दक्षिणी में कौन सी बोली जाएगी, मालवाती। ठीक है, आपको यहाँ मालवी, सॉरी मालवी बोली जाती है दक्षिणी राजस्थानी में, ये भी आपको नोट करना है। अब बचता है आप पे पूर्वी राजस्थानी। तो पूर्वी राजस्थानी में क्या बोली जाती है, जयपुरी, जयपुरी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ढूंढानी। जयपुरी को ही हम क्या बोलते हैं, ढूंढानी बोलते हैं इस भाषा को, ये आपको नोट करना है। और राजस्थानी का अगर आपसे विकास क्रम पूछेगा तो राजस्थानी का जो उद्भव हुआ है, राजस्थानी हिंदी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो राजस्थानी हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है, सौर सैनी अपभ्रंश से। सौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। राजस्थानी का विकास पूछेगा तो सौर सैनी से। उत्तरी राजस्थानी में मेवाती बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थानी में मालवी बोली जाती है, जयपुरी ढूंढानी पूर्वी में बोली जाती है और पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी बोली जाती है। चीज आपको नोट करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्चारण की दृष्टि से वो ध्वनि है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वो ध्वनि कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दंतोष्ठ ध्वनि होती है वो ध्वनि। यहीं पर अगर मैं बात करूं, आपको मैंने बताया था कल कि जो दंत्य होता है, आपको KTM 2 वाला मैंने एग्जाम्पल कराया था वर्ण वाला में, तो जो हमारी तौ ध्वनियां होती है, तौ ध्वनियां होती हैं सारी ही तौ वर्ग जो होता है वो दंत्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। तौ वर्ग कहाँ आता है, दंत्य के अंतर्गत आता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं कंठ तालव्य की, तो कंठ तालव्य में आपको पता है कौन कौन सी ध्वनियां आती है, यहाँ पे ए आ जाएगा, ए आ जाता है। ये दोनों क्या होती हैं, कंठ ध्वनियां होती हैं। और ठीक है, यहीं पर मैं बात करूं तालव्य की, तो आपको पता है तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, चौ वर्ग आपका तालव्य ध्वनियां होती हैं। पूरा ही चौ वर्ग किसके अंतर्गत आता है, तालव्य ध्वनियां होती हैं। और यहीं पर आपको देखा होगा शौ, सलजम वाला सौ भी इसके अंतर्गत आता है, यौ भी इसके अंतर्गत आता है। ये सभी क्या होती है, या फिर ई और ई, ये दोनों स्वर भी क्या होते हैं, आपके तालव्य ध्वनियां होती है। तो इंपॉर्टेंट है वर्णमाला चैप्टर, कल आपको मैंने बताया था। दंत ध्वनियां कौन कौन सी हो जाएंगी, तौ वर्ग हो जाएगा कंप्लीट आपका, कंठ कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, तालव्य चौ वर्ग शौ य और ई आपका तालव्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम पे, इनमें से कौन सी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको बताना है कौन सी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर सीधा सीधा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवधि में ने का प्रयोग नहीं होता है। बात करूं मैं अवधि किसके अंतर्गत आती है, आपको पता ही है, अवधि आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि आती है। कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद कल या इससे पहले वाली क्लास में, कि अगर आपको कभी भी पहचानना हो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो ABC वाली ट्रिक आपको बताई थी। ABC, A फॉर हो जाएगा आपका अवधि, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। तो ये सभी भाषाएं आती हैं हमारे पूर्वी की हिंदी के अंतर्गत। यहीं पर अगर मैं बात करूं, पूर्वी हिंदी का विकास क्रम मैंने आपको बताया था अर्धमागधी से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आपको ये नोट करना है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और बाकी कौरवी आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है, हरियाणवी आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है। पश्चिमी हिंदी की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कब है, ये आपकी कौरवी हो जाएगी। बुंदेली, कन्नौजी और आपकी ब्रजभाषा और ये हरियाणवी, ये आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, मैंने कल आपको बताया था ना। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी बोली आती है कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और हरियाणवी, ये सभी आती हैं आपकी पूर्वी हिंदी के अंदर, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। मालवी अभी मैंने आपको कराया, ये आती है राजस्थानी के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे हो जाएगा, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। तो आपको यहां पर बताना है कि विकारी शब्द कौन सा है। अच्छा, अभी तक मैं आपको करा चुका हूं अविकारी शब्द करा चुका हूं। अविकारी शब्द मैंने आपको बताया था, अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न होता है या फिर विकार लिंग, वचन और कारक के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, आना, जाना, आदि, ठीक है, ये सभी, और, एवं, किंतु, ये सभी हमारे अविकारी शब्द होते हैं। नहीं, लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं, विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन तथा काल के प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेते हैं। अगर मैं विकारी की बात करूं, लिंग, वचन
और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है इनमें, परिवर्तन हो जाता है इनमें, किन में? विकारी शब्दों में। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहां पर आपका, तो नया, मान लीजिए आपका नया क्या है? विकारी शब्द है, तो नया का क्या है? नहीं हो जाएगा, नया नहीं। यहाँ पर नया क्या है? पुल्लिंग है, नहीं क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर लिंग, वचन और कारक के आधार पर क्या होता है आपका कि शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बात करा लड़का, एग्जाम्पल अगर आपको दूं, लड़का क्या क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा, लड़के, लड़का का हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल सभी किसके? विकारी शब्दों के जिनमें विकार उत्पन्न होता है। और इसके आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। विकारी शब्द कौन सा है? लड़का। आज तो आपका क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? आज अगर मैं आज आया, मैं आज आई, तो आज हमेशा सेम रहेगा। मैंने आपको हमेशा से बताया है आज शब्द में क्या होता है? ये अविकारी शब्द है, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। इधर भी अविकारी शब्द हो जाएगा और परंतु भी अविकारी शब्द हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्न में से अष्टछाप के कवि हैं। तो आप सभी को पता है अष्टछाप के दिग्गज बोले जाते हैं 8 कवि, यानी अष्टछाप के कवियों को बोला जाता है, 8 कवियों को बोला जाता है अष्टछाप के कवि। और यहीं पर अगर मैं बात करूं अष्टछाप की स्थापना कब होती है, तो 1565 के लगभग इसकी स्थापना बता देते हैं। अलग अलग किताब में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिस किताब से मैंने देखा था तो 1565 वहां पर लिखा हुआ था। एनसीईआरटी का सोर्स हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो 1565 में क्या है? अष्टछाप कवियों की स्थापना होती है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आचार्य आपके वल्लभाचार्य होते हैं और उन्हीं के जो पुत्र होते हैं विठल नाथ जी, इनके शिष्य होते हैं। यहाँ पर 4 अलग अलग हिस्सों में ये बटे हुए होते हैं। अगर मैं बात करूं कुंभदास जी, परमनाथ दास जी, सूरदास जी, कृष्णदास जी और छत्तीस स्वामी दास जी, गोस्वामी गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास जी, नंददास जी, ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके अष्टछाप के कवि हो जाएंगे। और यहीं पर अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाना था आपके पास? इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरदास जी क्या हो जाएंगे? अष्टछाप के कवि हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम पे हो जाएगा, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिल मुखधारी। सिल मुख में अलंकार है। अब यहां पर क्या है? रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिल मुखधारी। अब सिल मुख में बताना है आपको कौन सा अलंकार है। अगर आपने पर्यायवाची वगैरह पढ़े होंगे तो यहां पर आप सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं कि पर्यायवाची में क्या है? सिल मुख का अर्थ क्या होता है? आपने पढ़ा होगा सिल मुख का अर्थ होता है, एक तो आपको बाण आता है। सिलीमुख का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर बाण के लिए प्रयोग होता है। सिलीमुख किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो बाण का हो जाएगा। ये चीज भी नोट करनी है। और यहीं पर सिलीमुख का अर्थ दूसरा क्या कह रहा है? एक तो सिलीमुख का अर्थ हो जाएगा बाण आपका, दूसरा आपका सिलीमुख का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर भ्रमर यानी भौरा। भौरा आपका हो जाएगा सिलीमुख का अर्थ। तो ये दोनों ही क्या होते हैं? आपके सिलीमुख के अर्थ होते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी एक शब्द के अनेक अर्थ हों तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लाटा हो नहीं सकता, आपको पता है लाटा अनुप्रास। उपमेय में उपमान की तुलना होती है तो उपमान अलंकार नहीं हो सकता है, और वर्तस्य अनुप्रास भी नहीं होता है। यहां पर क्या हो जाएगा? आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। और श्लेष अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है? जहां पर किसी एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हों। तो यहां पर सिलीमुख के 2 अर्थ हो जाएंगे, एक तो बाण हो जाएगा, एक भ्रमर या भौरा। ये आपको नोट करना है, भ्रमर या भौरा इसका अर्थ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप पे, अनुवीक्षण में, अनुवीक्षण का संधि विच्छेद होगा, अनुवीक्षण का, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं संधि विच्छेद की बात करूं तो अनुवीक्षण का आपको संधि विच्छेद बताना है। अनुवीक्षण का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो यहां पर संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए आपने अगर संधि वगैरह पढ़ी होंगी तो शायद यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पर इसके संधि विच्छेद की बात करूं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुधन इक्षण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुधन इक्षण, यहाँ पर अनुधन इक्षण, ये आपका संधि विच्छेद है। अगर यहां पर मैं बात करूं उ धन ई, उ धन ई क्या बनाता है आपका मिलकर? उ धन ई आपका मिलकर बनाता है वी। ये किसका नियम है? वी हो जाएगा यण संधि का नियम। तो ऑप्शन यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसकी संधि पूछेगा आपसे तो यण संधि इसमें हो जाएगा। अनुधन इक्षण का क्या होता है? उ धन ई क्या हो जाएगा आपका? वी हो जाएगा। यण संधि में आपको पता है हम लोग क्या देखते हैं, यदि उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उसका क्या हो जाता है? उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वह बन जाता है। इसी तरीके से ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अगर मैं बात करूं ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का क्या बन जाता है? आपको पता होगा ई का यौ बन जाता है।
इसी प्रकार से अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बन जाता है, रॉ बन जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो बन जाता है। ये सब आपको नोट करना है। किसका नियम है, यण संधि का नियम है, और ये किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 11वां स्वर संधि का उदाहरण है। तो आपको यहाँ पर बताना है स्वर संधि का उदाहरण है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए तो 5 भेद होते हैं। आपको पता होगा दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं स्वर संधि के अंतर्गत। और स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, अन धन वय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका अगर संधि विच्छेद की मैं बात करूं, अनु धन अय, यहाँ पर क्या हो रहा है, उ धन अ इक्वल्स टू वो। तो यहाँ पर उ धन अ बन रहा है आपका, सॉरी हाँ उ धन उई बन रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये वो बन जाएगा। और ये संधि अभी हम पढ़ चुके हैं, यण संधि का ये नियम कहता है। तो यहाँ पर आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, इसमें यण संधि हो जाएगी और ये आता है आपके स्वर संधि के अंतर्गत। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं किचिंतित की, तो किचिंत, तो इसका हो जाएगा किम धन चिंत, किम धन चिंत। और किम धन चिंत का यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, किम धन चिंत में, तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि यहाँ पर हो जाएगी। तदुप्र आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी, तो तत् धन रूप इसका हो जाएगा, तत् धन रूप। और यहां पर भी कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी आपकी। ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा निरस, तो निरस में कौन सी संधि हो जाएगी, नी धन रस, नी धन रस यहां पर हो जाएगा। और इसकी संधि की बात करेगा तो विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो आपको हर एक ऑप्शन को देखना है, हर एक ऑप्शन को आप देखते हुए चलेंगे तो आपको निश्चित तौर पर क्या होगा, यहाँ पर संधियों में पकड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर छोटी नी की मात्रा करना, ये चीज सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम पे है क्वेश्चन नंबर 20, दुकाल में कौन सा उपसर्ग है। तो कल मैंने आपको बताया था उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्द के प्रारंभ में कौन से जुड़ते हैं, उपसर्ग जुड़ते हैं। और शब्द के बीच में क्या आ जाएगा आपका, मूल शब्द आ जाएगा यहाँ पर, मूल शब्द। और अंत में क्या आता है आपका, प्रत्यय आ जाएगा, अंत में प्रत्यय आता है और बीच में मूल शब्द, शुरुआत में उपसर्ग आता है। तो दुकाल कैसा उपसर्ग है, अगर दुकाल की मैं अगर इसकी बात करूं, दु धन काल, यहां पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा और दुकाल हो जाएगा आपका हिंदी उपसर्ग, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम पे कहता है, अंड बार बहुत किंतु वास्तविक कुछ नहीं के लिए एक सही लोकोक्ति है। तो अंड बार बहुत किंतु वास्तविकता में कुछ नहीं, यानी अंड बार में बहुत कुछ है और वास्तविक में कुछ नहीं है, यानी ऊंचे दुकान फीके पकवान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम बोलते नहीं कि यार बातें तो बड़ी बड़ी करता है, इस पे वैसे तो कुछ है नहीं। तो अंड बार बहुत किंतु वास्तविक में कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर अलंकार, सॉरी यहाँ पर आपको बताना है लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी, ऊंचे दुकान फीके पकवान, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम पे था, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है हम पढ़ चुके हैं, काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, अद्य प्रसूत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर यहीं पर अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो दत्तक आपको दिख रहा होगा। दत्तक क्या होता है, गोद लिया हुआ पुत्र। अगर बात करूं दत्तक का क्या होता है, तो दत्तक होता है गोद लिया हुआ पुत्र, लिया हुआ पुत्र हो जाएगा आपका, दत्तक पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा अंत्यज। तो अंत्यज क्या होता है, निम्न कुल में जन्मा हुआ, निम्न कुल में जन्मा हुआ, कुल में जन्मा हुआ, ये होता है आपका अंत्यज। और ऑप्शन डी दिख रहा होगा आपको, तो ऑप्शन डी आपने देखा होगा वीर पुत्र को जन्म देने वाली। शायद अगर आपने वीडियो का पहला पेपर दिया होगा तो पहले पेपर में आपने देखा होगा, आपका क्वेश्चन आया हुआ था वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या होती है, वीर प्रशु होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हम पे है, यह ताले की चाबी है।
रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कारक कौन सा हो जाएगा। सीधा सीधा अगर मैं बात करूं ऑप्शन के साथ अगर हम जाएं तो कर्ता कारक तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि कर्ता में कर्ता की प्रधानता होनी चाहिए, तो यहाँ पर कर्ता कहीं है ही नहीं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सॉरी सी करण कारक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्ता ने कम को करण से की विभक्ति है ही नहीं, तो करण कारक भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, आप ऑप्शन बी दिख रहा होगा अपदान कारक, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपदान में क्या होता है कि अलगाव का भाव आता है, तो यहाँ पर अलगाव का भाव कहीं पर नहीं है। कभी भी क्वेश्चन अगर आप देखते हो ना, तो एलिमिनेशन मेथड मैंने हमेशा से आपको बताया कि वो ज्यादा बेटर होता है आपके क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि आपको कभी कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता है, लेकिन आपको क्या होता है ऑप्शंस के साथ अगर आप जाते हैं तो ऑप्शन से एलिमिनेशन बहुत बेटर काम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगर बात करूं मैं संप्रदान कारक की, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं संप्रदान कारक क्या होता है। कुछ भी करने या देने का भाव जब आता है, या हित में कार्य करना या भलाई करना या देने का कार्य होने का भाव आता है, तो संप्रदान कारक होता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं संप्रदान कारक की विभक्ति, तो को आ जाएगा इसकी विभक्ति, संप्रदान को या के लिए, तो यहां पर ये ताले की चाबी हो जाएगा, आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। अच्छा, यहां पर आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस के साथ जाना पड़ेगा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। तो विशेष्य क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, आपको थोड़ा एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए। अगर यहां पर मैं बात करूं मोहन की, तो मोहन क्या हो जाएगा, यहां पर संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो मोहन यहां पर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता विशेष्य। या अगर मैं बात करूं एक की, तो यहां पर एक भी नहीं हो जाएगा। अच्छा क्या है, विशेषण है आपका, अच्छा आपका विशेषण हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा विशेषण। और लेकिन अगर यहां पर मैं बात करूं विद्यार्थी की, तो ऑप्शन सी आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है, यहां पर विशेष्य हो जाएगा। और विशेष्य की परिभाषा क्या होती है, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। अब जिसकी विशेषता बताई जाए, यहां पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, विद्यार्थी की। और कैसा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है। तो यहां पर जब भी आपको याद रखना है, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यहां पर विद्यार्थी की जो है आपको विशेषता बताई जा रही है, कैसा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है। या फिर सीधा सीधा शब्दों में अगर मैं बात करूं, विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है, विशेषण की डेफिनेशन होती है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या क्रिया के रूप में होता है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि संज्ञा या क्रिया के रूप में होता है। और जिसकी भी विशेषता बताई जाए, यहां पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है। कैसा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी यहां पर क्या हो जाएगा, आप सॉरी अच्छा यहां पर विशेषण है, और विशेष्य आपका क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हम पे है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब फिर से नहीं आ गया। देखिए ये क्वेश्चन आप ये वाली बात नोट कर लीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ये नहीं है, ये आपको आगे बहुत कंफ्यूज करेंगे। आपको यहीं पर बता रहा हूं, इन क्वेश्चनों को ऐसे सीधा आपके एग्जाम में आपके पास पेन होता है, सीधा गोला कर देना है, नहीं है। इससे क्या है, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अब आपको पता है कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो नीरज कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन बी, उत्पल भी कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी, अरविंद भी कमल का पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन डी यहां पर गलत हो जाएगा, वारिद। वारिद किसका पर्यायवाची होता है, वारिद होता है बादल का पर्यायवाची। बाधित हो जाएगा आपका बादल का पर्यायवाची। और इसी के अन्य पर्यायवाची अगर मैं बात करूं, तो आपने सुना होगा मेघ इसी का हो जाएगा। बादल का क्या होता है, मेघ इसी का पर्यायवाची होता है। या फिर अगर मैं इसके अन्य पर्यायवाची की बात करूं, तो जलद आपने सुना होगा, जलद ये इसी का पर्यायवाची हो जाएगा। या फिर इसी के अन्य पर्यायवाची आपने सुने होंगे, अम्बुद इसी का हो जाएगा, अम्बुद। अम्बुद किसका पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। या फिर आपने सुना होगा कि वारीधर, वारीधर किसका पर्यायवाची है, वारीधर, ये भी बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ये सभी किसके पर्यायवाची है, ये हो जाएंगे बादल का पर्यायवाची। और कमल की अगर आपने बात करूं, तो राजीव आपने सुना होगा, राजीव भी कमल का पर्यायवाची होता है, राजीव। या पुंडरीक आपने सुना होगा, पुंडरीक किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। या जलज इसका पर्यायवाची हो जाएगा, जलज, जलज जो जल में जन्म लेता है, ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन कभी भी दो आ जाएगा। जलद और जलज में क्या अंतर है, देखिए जलज और जलद आपका शायद मेरे ख्याल से उसमें भी आता है कि जहां पर समानार्थी भिन्नार्थक शब्दों में, तो जलद, जल जो से आपको याद रखना है जल में जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म कौन लेगा, कमल लेगा कीचड़ में, ठीक है। यहां पर अगर दो आएगा तो जलद, जल में पानी होता है, जल देने वाला क्या होता है, बादल होता है। तो दो और जौ का यहां पर खेल है। जौ आपको अंतर रखना है कि जौ जन्म लेने वाला, और दो हो जाएगा
देने वाला। तो इन चीजों में फर्क समझना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो फिर से नहीं है आ गया। आपको आदत होगी यहाँ पर नहीं है कि क्या है, सीधा अंडरलाइन करेंगे। अब तत्सम शब्द नहीं हमें बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका तत्सम शब्द नहीं है। और तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द आपको पता है संस्कृत शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, और तद्भव क्या होते हैं आपके? हिंदी शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज भी नोट करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हम पे पृथ्वी का विलोम बताइए। तो पृथ्वी का विलोम क्या होगा आपको बताना है। पृथ्वी का विलोम हो जाएगा आपके पास आकाश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी का विलोम शब्द क्या होता है? आकाश होता है। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं पाताल का, तो पाताल का भी क्या होता है? पाताल का आकाश हो जाएगा। पाताल का विलोम शब्द क्या होता है? पाताल का भी आकाश होता है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी लौकिक, लौकिक का हो जाएगा अलौकिक। अलौकिक इसका विलोम शब्द हो जाएगा अलौकिक, या इसी का क्या हो जाएगा? पारलौकिक। पारलौकिक इसी का हो जाएगा। ये चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लौकिक, अलौकिक या फिर पारलौकिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम पे है अफसोस मैं नहीं जा सका रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। तो अव्यय भी आपको बताया था कि अव्यय क्या होता है, इनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अफसोस मैं नहीं जा सका रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर अव्यय का आपको प्रकार बताना है। अफसोस हो रहा है, अब सीधा सीधा आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? अफसोस हो रहा है, तो शोक सूचक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? शोक सूचक अव्यय का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये था आपका हिंदी का सॉल्यूशन। जल्दी आपको उत्तराखंड का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद आपको उत्तराखंड का सॉल्यूशन मिलेगा। और धैर्य बनाए रखें कि मैंने आपको बोला है ना, थोड़ा सा भी डिजिटल बोर्ड में आपको भी लग रहा होगा कि क्लास में देखने का थोड़ा दिक्कत आ रही है, थोड़ा लाइट्स वगैरह कुछ भी इशू है वो अभी रिजॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब से आपकी क्लास कंटिन्यू आएगी, टाइम पर आएगी। थोड़ा लाइट इशू भी था आज, आपने पता ही है देहरादून में मौसम कैसा हो रहा था, थोड़ा तूफान वगैरह आया था, सुबह से लाइट नहीं थी, इसलिए पेपर भी अपलोड नहीं हो पाया था। तो पेपर अपलोड हो गया है, आप लोग जाके पेपर दे सकते हैं और आपको अगले दिन से सोल्यूशन प्रॉपर टाइम पर मिलेगा।